हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। उससे पहले हमने आपको लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में बताया था, उसको आप रिवाइज करिए और कम से कम 3 3 पॉइंट सबके आपको आने चाहिए। उसके बाद दोज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ न्यू टाइम। तो जो भी रसिया में उस टाइम का पॉलिटिकल सिचुएशन था, एक तरह के न्यू टाइम की वो साइन दे रहा था, एक इंडिकेट कर रहा था कि एक नया टाइम अब शुरू होने वाला है। इट वॉज ए टाइम ऑफ द प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस। तो ये टाइम ये बता रहा था कि अब एक बड़े पैमाने पे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होने वाला है, क्योंकि कंडीशन बहुत वर्स होती जा रही थी, बहुत पुअर कंडीशन होती जा रही थी। इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप। तो ये वही टाइम था कि नए नए सिटीज़ डेवलप हो रहे थे। क्यों डेवलप हो रहे थे? क्योंकि बहुत एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियों में हज़ारों लोग काम करते थे। अब जब हज़ारों लोग काम करते थे तो वहाँ पर उनकी फैमिली भी रहेगी। जब फैमिली रहेगी तो उनको एजुकेशन के लिए स्कूल की ज़रूरत होगी, खाने पीने के लिए मार्केट की ज़रूरत होगी, मार्केट से वो कुछ सामान लाएंगे, क्योंकि अब खेती वाला सिस्टम जो है सेटल्ड हो रहा था किसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो उसके साथ उनकी फैमिली भी वहाँ पे गई। फिर वहाँ पे मार्केट आई, मार्केट के साथ स्कूल आए, स्कूल के बाद फिर हॉस्पिटल्स। जब बीमार पड़ेंगे तो उनको दवा की भी ज़रूरत पड़ेगी, सो हॉस्पिटल का आना भी लाजमी है। रेलवेज एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एकर्ड। तो रेलवे बढ़ रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियों में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसको एक जगह से दूसरी जगह लाना था। मार्केट में लाने के लिए रेलवे का आना ज़रूरी था, ताकि बड़े पैमाने पे सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्री। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि मर्दों को, औरतों को और बच्चों को फैक्ट्री तक लेकर आया। वर्क आवर वेयर ऑफन लॉन्ग। यही प्रॉब्लम, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो वर्क आवर थे वो बहुत लंबे होते थे। मतलब 14 15 घंटा किसी को काम करना। वेजेस बहुत कम होते थे। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन। बेरोज़गारी बहुत थी। ओके, बेरोज़गारी बहुत थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। Unemployment was common particularly during the time of the low demand for industrial goods, हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम। तो घर की, रहने की, ये सब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सिंस टाउन वे आर ग्रोइंग रैपिडली, टाउन तेज़ी से डेवलप हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे तेज़ी से डेवलप होना की चीज़ें जो है प्लानिंग के नहीं हो रही थी, बल्कि वहाँ पे एक जो है स्लम एरिया डेवलप होता था। मतलब भीड़ वाला इलाका डेवलप हो रहा था, जहाँ पे रहने खाने के अच्छे सिस्टम नहीं थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन ऑफ दीज इशूज़। तो इस तरह से लिबरल्स और रेडिकल, जिसका शुरू में डिस्कस किया गया था, वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फिर देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल वेयर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके उनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी। अमीर जो थे बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन गरीब जो है बहुत गरीब थे। लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्फ वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो लिबरल्स और रेडिकल्स की खुद की अपनी प्रॉपर्टी थी। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू द ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर। तो वो काफ़ी पैसा बनाए थे बिजनेस के थ्रू, इंडस्ट्रियल जो उनके पास इंडस्ट्री थी उसके थ्रू। दे फेल्ट सच एफर्ट शुड बी इंकरेज। उन चाहते थे कि ये एफर्ट या और पैसे बनाने की जो कोशिश है, या और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिले। दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव बाय द वर्क फोर्स एंड इकोनॉमी वाज हेल्थी एंड सिटीजन वर एजुकेटेड। तो इसे वो चाहते थे कि इसी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को और बढ़ावा मिले, ताकि और ज़्यादा हम पैसा बना सकें, और फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज खोलकर लोगों को एजुकेट किया जाए। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड। और बहुत सारी बातें होती थी कि अब इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, कोई राजा नहीं होना चाहिए। अगर राजा है तो वही राजा होगा जिसको कि हम लोग चुनेंगे। मनमानी कोई राजा अपने से नहीं, यानी कि राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा। इफ़ द पुअर कुड लेबर and those with the capital could operate without restraining the belief that the society will develop। तो अलग सोसाइटी की, एक स्पेशल सोसाइटी की मांग होती है जहाँ सब लोग फ्रीली रह सकें, किसी एक डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। मैनी वर्किंग मैन एंड वेमेन वेयर वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड।
तो जो है दुनिया में बहुत तरह के चेंजेस हो रहे थे उसी टाइम, यहाँ भी स्पेशली मेन एंड वीमेंस ने इसको बदलने के लिए बदलने की कोशिश की। अराउंड द लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप एंड पार्टीज़ इन द अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ पार्टीज़ बनाई गई और जो इस बदलने की कोशिश की जा रही थी। और यूरोप में और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे कि यूरोप में 1815 में जब नेपोलियन मर जाता है तो 1815 में फिर चीज़ें बदलती हैं, ज़्यादातर जगहों पे कंजर्वेटिव आ जाते हैं। इन द फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया दे बिकम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क ओवर थ्रू द एग्जिस्टिंग मोनार्क। जो एग्जिस्टिंग मोनार्क था उसके अंडर में वर्क उसको हटाने के लिए रेवोल्यूशन हुआ। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ द रेवोल्यूशन, नेशनलिस्ट जो है हमेशा रेवोल्यूशन की बात करते थे। रेवोल्यूशन मतलब ये कि जो यहाँ पे सिस्टम है उसको ख़त्म करो, राजा को हटाओ और नए जो सिटीजन्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं, एक नया राजा चुनेंगे और जब चुनेंगे तो लोगों के पास भी पावर आएगा। इक्वल राइट आफ्टर 1815, जैसे जेसिप मेजनी एन इटालियन नेशनलिस्ट, इसको याद रखिएगा। जेसिप मेजनी क्या है, एक इटालियन नेशनलिस्ट है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। नेशनलिस्ट with others to achieve this is Italy nationalist as well including India read his writing। तो इस तरह से नेशनल इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे गांधी जी थे, उन्होंने एक नेशनल मूवमेंट चलाया जिससे कि यहाँ पे अंग्रेज़ों को उस मूवमेंट के थ्रू यहाँ से हटाया गया। उसके बाद द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप, तो अब धीरे धीरे यूरोप में सोशलिज्म बढ़ता जा रहा था। तो किस तरह से बढ़ा ये देखिएगा। Perhaps one of the most far-reaching vision of how variety should be structured was socialism। कैसे? By the mid 19th century in Europe, mid 19th century में यूरोप में यानी 1850 के बाद सोशलिज्म वाज वेल नोन बॉडी आइडिया ऑफ द अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन, लोगों के जो है ध्यान खींच रहा था सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? सोशलिस्ट वेर अगेन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो सोशलिज्म है ये कहता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, यानी कि बहुत से लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी और उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़े एरिया में उनके पास खेती बाड़ी होती थी, उनकी अपनी खुद की इंडस्ट्री होती थी, उनके अंडर में हज़ारों लोग काम करने वाले होते थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। तो इसका अपोज होने लगा सोशलिज्म में, एंड सॉ इट एट द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। उस टाइम लगता था कि सारी जो सोशल इल्स हैं यानी जो सामाजिक बुराइयां हैं इसी की वजह से हैं कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रखी है, निजी प्रॉपर्टी बना रखी। भाई इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट प्रॉपर्टी वेयर concern only the personal gain and not with the welfare those made the property प्रोडक्टिव। तो इसमें कहने वाली बात है कि भले ये लोगों को बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लेकिन इससे जो भी प्रॉफिट आती है वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का फ़ायदा होता है, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के हाथों में जाती है, ना उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होता जो कि इसके प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो उसमें लेबर हैं, जो उसमें इंजीनियर हैं, जो मशीन चलाते हैं, वो सबको उनको कुछ मिलता नहीं है। सो इफ़ सोसाइटी एज अ होल रेदर द सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, तो अगर क्या है कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो ही ना, सब कुछ नेशन का हो, तो नेशन डेवलप करेगा। जब नेशन डेवलप करेगा तो सारे पीपल्स डेवलप करेंगे। मोर अटेंशन विल बी पेड द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, तो सोशलिस्ट चाहते थे कि इसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है। हाउ कुड सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, तो बिना प्रॉपर्टी के कैसे कोई सोसाइटी चलेगी। व्हाट वुड बी बेसिक द सोशलिस्ट आइडिया, तो सोशलिस्ट आइडिया क्या हो सकती है। ये जो नीचे कुछ नेम दिए हुए हैं इसमें लास्ट पैराग्राफ में देखिए, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स का टाइम पीरियड था 1818 टू, मतलब 1818 में पैदा होकर 1883 में ये मरते हैं। और इन्होंने सोशलिज्म के लिए बहुत सारे काम किए, इन्होंने बुक्स लिखी। दास कैपिटल इनकी बहुत फेमस बुक है। एडेड अदर आइडिया टू दिस बॉडी ऑफ द आर्गूमेंट, मार्क्स आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। मार्क्स जो है इस बात का आर्गूमेंट करते थे कि
मार्क्स आर्ग्यूड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, वो कैपिटलिस्ट थी। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री, कैपिटलिस्ट अपनी जो वेल्थ है, अपने पास जो कैपिटल है वो इंडस्ट्री में लगाता है। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटल्स वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर्स, लेकिन जो प्रॉफिट है वो वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि भले ही जो ओनर है वो पैसा लगाता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रॉफिट है, वो उसको वर्कर्स ही बनाते हैं। इसलिए वर्कर्स को फ़ायदा मिलना चाहिए, ना कि किसी एक आदमी को। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव as long as this profit was accumulated by private कैपिटलिस्ट। तो जब तक ये प्राइवेट कैपिटलिस्ट रहेंगे तब तक वर्कर्स का कोई भला होने वाला नहीं है। वर्कर हैड टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स को अब क्या करना पड़ेगा कि इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होना पड़ेगा। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी, इनको अपनी एक सोसाइटी बनानी चाहिए, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। और जहाँ पे सारी प्रॉपर्टी कौन कंट्रोल करेगा? एक सोसाइटी कंट्रोल करेगी, यानी पूरा देश कंट्रोल करेगा, ना कि एक आदमी, निजी कोई नहीं होगी प्रॉपर्टी। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये बाद में क्या बन गई? कम्युनिस्ट सोसाइटी बन गई। जैसे आज रसिया है, चाइना है, ये सब क्या है? कम्युनिस्ट सोसाइटी है। यहाँ पे पावर जो है गवर्नमेंट के पास बहुत होता है। ही वाज कन्विंस दैट वर्कर्स, और उन्होंने कन्विंस किया वर्कर्स को, वुड ट्रम्फ इफ़ देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट। आप जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं अगर इनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कैपिटलिस्ट के साथ, क्योंकि आप जो है हर सोसाइटी में देखिए, गरीब जो मज़दूर हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अमीर जो ओनर हैं बड़े स्कूलों के, कॉलेजों के, इंडस्ट्रियों के, वो बहुत कम लोग हैं। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। उन्होंने बताया कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जो आने वाले टाइम में ये जो है नेचुरल सोसाइटी बन जाएगी। और एक स्लोगन दिया कि ऑल द लेबर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, और इन जो ओनरशिप है, जो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले हैं, इनसे इनकी प्रॉपर्टी छीन लो, और ये सारी आप लोगों की है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो आपकी वजह से होती है, ना कि उनके पैसे लगाने से होती है। तो यहाँ तक आप जो है आज पढ़ लीजिए और ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।